हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलर्स लेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये टॉपिक किस के ऊपर होने वाला है और किधर जाने वाला है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपको जो आप फैसला लेंगे उसमें ज़रूर हेल्प करेगा। जो भी लोग यूएई के अंदर हैं या जो भी लोग इंडिया पाकिस्तान के अंदर हैं और वो यूके आ रहे हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं उनकी हेल्प ज़रूर करेगा। और गाइस, इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आपको पसंद आए या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा उस कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव वीडियो है। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी सिनेरियो मैं आप लोगों को बताऊं या जो भी मैं कंडीशन आप लोगों को बताऊं वो सब लोगों के ऊपर फिट हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें यह है कि बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं वो कॉमन रहेंगी। मतलब आप भी कहेंगे कि भाई हाँ ये बात सही है, दूसरा इंसान भी कहेगा ये बात सही है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें आप मुझसे डिफर करेंगे, आप बोलेंगे भाई ये गलत बोल रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिपेंड करती हैं बहुत सारे सिनेरियोज में। लेकिन इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करें, एज अ गाइड इस्तेमाल करें। ना कि ये वीडियो मैंने पुश करने के लिए बिल्कुल किसी को नहीं बनाई है कि जिसकी वजह से आप कहीं या किसी तरफ पुश हो सके। मैं चाहूंगा कि आप जो भी डिसीजन लें वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन हो और ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट दे और एक इन्वायरमेंट आप की जो तफसीलियात है उसको बयान कर सके कि भाई ये किस इन्वायरमेंट में रहकर आपको क्या डिसीजन फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यूएई और यूके में से कौन सी बेस्ट कंट्री है मूव होने के लिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपना बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि आप कौन सी कंट्री में मूव होना चाहेंगे। गाइज, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। मैंने तकरीबन 2016 से एंड से लेकर तकरीबन 2020 के एंड तक मैंने दुबई में काम किया है। और मैंने इस दौरान काफ़ी मेरे ख्याल में शायद 3 कंपनीज मैंने चेंज की थी और 3 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया। मैंने छोटी कंपनी से लेके लार्ज स्केल तक की कंपनीज में काम किया है। उसके बाद मैं तकरीबन 2021 के लास्ट में यानी सितंबर इनटेक में मैं यूके मूव हुआ अपने मास्टर्स के लिए। मैंने अपना मास्टर्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया और फिर मुझे यहाँ पर ही टीयर 2 वीज़ा के ऊपर, स्पॉन्सर्ड वीज़ा के ऊपर मुझे जॉब मिल जाती है और मैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। गाइज, ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है ये आप माइंड में रखिएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लोगों को जो डायरेक्शन होता है वो डिसाइड करने के लिए। जो सबसे पहला पॉइंट है जिस पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा वो है वेदर। अब गाइज, जो यूएई का जो वेदर है, स्पेशली जब मैं दुबई में काम करता था तो जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाता था। मतलब स्पेशली इन समर्स जो तकरीबन आपका 47-50 डिग्री सेल्सियस आराम से पहुंच जाता था। तो ये जो हार्श कंडीशन थी स्पेशली इन समर्स, ये बहुत ज़्यादा जो मेरे जैसे लोग जो सिविल इंजीनियर हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पैदा कर देती है ये जो इस तरीके की जो वेदर कंडीशन है। तो ये भी एक फैक्टर रहा है जब मैंने डिसाइड किया था कि भाई मुझे थोड़ा सा वेस्ट की तरफ मूव होना चाहिए जहाँ पर एक थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट होता है। तो ये जो डिस्कम्फर्ट मुझे आज फील होता है यानी तब मुझे जब दुबई में फील होता था उसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ अपनी लाइफ से। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा मूव होने का फ्रॉम दुबई टू यूके। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता था इसीलिए ये जो वेदर का जो इफेक्ट था वो मेरे ऊपर पड़ा। अगर कोई और जो टीचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है या जो कोई एचआर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो इंस्टेड जो कोई डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो इस तरीके के हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करें, उन लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ता। तो ऑफ कोर्स ये उस फैक्टर को काउंट में नहीं लेंगे कहीं पर भी मूव करने के लिए। हालांकि अगर कोई भी इंसान जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है उस पर इस चीज का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। गाइस, जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं रेज करना चाहूंगा और आई गेस वो काफी ज्यादा वैलिड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एंड दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है यूएई के अंदर।
या यूके के अंदर। तो गाइज ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस हुआ था, और मैंने यहाँ पर भी ये इस फैक्टर ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश किया था यूके मूव होने के लिए। गाइस कंस्ट्रक्शन अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो उतना अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल पाती है, क्योंकि अब जो काम है वो 24/7 चलता रहता है। दो दो शिफ्टों में काम होता है, लोग सुबह में आते हैं, देन उसके बाद रात में भी काम चलता है। देन इट्स लाइक ये बहुत एक बूमिंग इंडस्ट्री है जहां पर बहुत ज़्यादा, खासकर मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है और कंस्ट्रक्शन नॉन स्टॉप रहता है। तो जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है इन इंडस्ट्री में। लेकिन अगेन अगर आप अलग दूसरी इंडस्ट्री देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले भी पॉइंट में टीचिंग का एग्जांपल दिया, वहां पर इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को आराम से 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, सैटरडे और संडेज की, और साथ में जो समर ब्रेक, विंटर ब्रेक होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि भाई आप जो है वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा इंडस्ट्री में मिल जाती है देखने को। हालांकि कुछ इंडस्ट्री में ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती, जैसे कि अगर आप देखें टीचिंग सेक्टर हो गया, तो उसमें आपको सैटरडे संडे आराम से मिल जाता है, आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, तो उसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप फॉर एग्जांपल जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं, जो मतलब शॉप्स में काम करते हैं, उन लोगों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वर्क लाइफ बैलेंस की। और तो यहाँ पर ये जो एक पॉइंट था जहाँ पर मैंने डिसाइड किया था कि भाई यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो शायद मुझे एक मूव कर जाना चाहिए। मेरी इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे इस चीज़ को लेकर सफ़र करना पड़ा था। इस लाइक मुझे कभी कभी फ्राइडेज में भी काम करना पड़ता था, मैं कहूँगा अक्सर ही फ्राइडे में काम करना पड़ता था। उस टाइम पर यूएई में फ्राइडे की छुट्टी होती थी, तो बस मुझे एक ही दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन उसमें भी मुझे काम पर जाना ही पड़ता था मोस्ट 70% ऑफ द टाइम। तो कभी कभी ऐसा होता था कि महीने में शायद एक आधी छुट्टी मिलती हो। तो ये एक प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि अगर आप किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या आप किसी और इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो शायद आपको ये चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है आपका सेटलमेंट, जो कि जितने भी यंग लोग हैं जो मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और अक्सर जो एशियन लोग हैं वो मूव ही करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक होप होती है सेटलमेंट की, कि भाई हम वहां जा रहे हैं और वहां पर जाकर सेटल हो जाएंगे। और ये एक जाहिर सी बात भी हो जाती है, क्योंकि आप जिस कंट्री में इतने साल रहते हैं तो आप उसके यूज टू हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि भाई अब जब आपने इस कंट्री के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो आप अपनी लाइफ यहाँ पर ही स्पेंड करें। जो एक मुझे लगता है कि ये शायद एक नेगेटिव पॉइंट है, और ये ऐसा पॉइंट है जो मतलब शायद सबके लिए ही कॉमन हो जाता है, ज्यादातर लोगों के लिए कॉमन हो जाता है, जिसमें लोगों को यूएई के अंदर या दुबई के अंदर सेटलमेंट नहीं मिल पाती है। वहां पर लोग मैंने काफी ज्यादा लोग देखे हैं जो तकरीबन जिनकी सेकंड जनरेशन आए, जिनके फादर थे वो रिटायर होके वापस इंडिया चले गए, उनकी सेकंड जनरेशन वहां पर रह रही है, वो भी लोग रिटायर होकर वापस चले जाएंगे। लेकिन ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं एक इंसान को मतलब थोड़ी सी सोचने पर मजबूर करती है कि भाई मैं इस कंट्री में यहाँ पर रह रहा हूँ, इस कंट्री को एक सर्व कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी टाइम से मैं इस कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, तो शायद मुझे लास्ट में जाकर सिटीजनशिप जैसी जो चीज़ है वो मुझे मिल जाएगी, या परमानेंट रेसिडेंसी मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर यूएई जो है वो लैग कर जाता है, वहाँ पर इंसान को सिटीजनशिप या परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल पाती है, और जिसका कि बहुत मतलब एक डाइवर्स असर देखने को मिलता है एक मेंटल हेल्थ पर। लोग जब वापस जा रहे होते हैं, आई हैव सीन पीपल क्राइंग व्हेन दे आर गोइंग बैक टू द कंट्री एंड दे सेइंग आई हैव स्पेंट सो मच ऑफ द टाइम इन हियर एंड आफ्टर ऑल ऑफ इट आई एम गोइंग बैक। सो एक वो थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है, क्योंकि आप मेंटली, इमोशनली, सोशली उस कंट्री से तब तक कनेक्ट हो चुके होते हैं, और इन दी एंड ऑफ द डे आपको उस कंट्री को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि उस कंट्री ने आपको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं दी, उस कंट्री ने आपको सेटलमेंट नहीं दिया या सिटीजनशिप नहीं दी। तो एक ये भी फैक्टर है।
जो लोगों को कंसीडर करना चाहिए, जो भी मतलब, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है गाइस, मैंने आप लोगों को जैसे बताया बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियल में सेटल होने नहीं जाते। उनका एम होता है कि भाई वो 3 साल या 4 साल या 5 साल, इवन 10 साल वो कमाएंगे एंड देन दे विल कम बैक टू द कंट्री और फिर अपना आकर कोई बिजनेस खोलेंगे, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि भाई अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक कंट्री में जाकर फाइनली सेटल हो जाएंगे, उनके लिए ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो ये एक पॉइंट रहा मेरे लाइफ में जिसने मुझे अगेन सोचने पर मजबूर किया कि भाई यूएई को छोड़ा जाए। इसमें होता यह है गाइस कि जब तक आप मतलब यूएई के अंदर रह रहे होते हैं तो किस तरीके से रहते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो हर 2 साल बाद रिन्यू होता है और आप जाते हैं और आप या आपकी कंपनी बेसिकली उसको रिन्यू करती है। अगर आप फ्री जोन में रहते हैं तो 3 साल बाद, मेन लैंड में रहते हैं तो 2 साल बाद आपका जो वीज़ा है वो रिन्यू होता है। इवन अब तो जो ड्राइविंग लाइसेंसेस होते हैं वो भी हर 2 साल बाद रिन्यू कराने पड़ते हैं। पहले तो ये था कि भाई जो ड्राइविंग लाइसेंसेस होते थे वो 10 साल तक के लिए मिल जाते थे जो पुराने लोग थे, लेकिन जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था तो उसको मुझे रिन्यू कराना पड़ता था 2 साल बाद। सो हर चीज़ आप वापस से उसको रिन्यू कराते हैं तो आपको वो ये फील देती है कि भाई आप जो हैं अपने आप को ज़्यादा अटैच ना करें इस जगह से, यू आर स्टिल एन एक्सपेट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आना चाहूँगा जो कि है एक सैलरी वाइज, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और मुझे लगता है कि इंसान जितने भी अपने डिसीजंस बनाता है वो इस पॉइंट को सबसे ऊपर रखकर बनाता है। तो ये पॉइंट है गाइस सैलरी का, जिसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सैलरीज का ये है कि दुबई के अंदर या यूएई के अंदर अब जो मतलब सैलरीज हैं वो लोगों की उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और जिस तरीके से एक हाइप थी या जो लोग बहुत पहले के आए हुए हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं या काफ़ी टाइम से जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों की सैलरीज तो अच्छी हैं, लेकिन जो लोग भी नए आते हैं और मेहनत करते हैं उन लोगों को शायद उस उतनी सैलरीज नहीं मिल पाती हैं जितना कि इन्फ्लेशन आज के टाइम पर है। गाइस मतलब कोई भी जो इंडिया से आता है एज एन इंजीनियर, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेबर्स, उनकी तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जो हालात हैं वो मतलब इस तरीके के होते हैं कि एक एक रूम में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन इवन आप अगर इंजीनियर भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आप 4 साल तक, 3 से 4 साल तक आप मेहनत करते जाएंगे और शायद 4 से 5 साल बाद जाकर आप उस पोजीशन पर पहुंच पाए जहां पर आप छोटा मोटा एक अपने लिए एक छोटा सा रूम अफोर्ड कर पाए। और ये जितने भी साल, इवन मैंने तो मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तो इवन 10-10 साल लोगों को जो काम कर रहे थे उनसे भी अफोर्ड होते हुए नहीं देखा है एक अपने लिए फ्लैट, क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनके रेंट्स काफी ज्यादा हाई हैं, और मतलब कि इतनी ज़्यादा सैलरीज अब मिलती नहीं है यूएई के अंदर। मतलब जनरली नहीं मिलती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, वो बहुत पुराने लोग हैं और काफ़ी सेटल्ड हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं हम एज अ जो न्यू जनरेशन जो आ रही है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उनको उतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती हैं। इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो तकरीबन 2500, कहीं कहीं तो 2000 दिरहम से स्टार्ट करते हैं एंड देन 3000, और बहुत काफ़ी टाइम बाद जाकर कहीं 7000 या 8000 दिरहम सैलरी हो पाती है, जिसमें वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं अपनी फैमिलीज को लेकर आना या अपने अपने लिए एक अच्छा 1 BHK या 2 BHK जो घर है उसको रेंट पे ले पाना या उसको खरीद पाना। तो एक गाइज ये सैलरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई के कंपैरिजन में देखा जाए, जो इन्फ्लेशन आज के टाइम पे इस दुनिया में चल रहा है, जो जितनी महंगी चीज़ें दुबई के अंदर हैं उसके कंपैरिजन में, उस लिहाज में सैलरीज शायद जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। मैं समझता हूँ अगर यही स्केल, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, अगर उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 7000 दिरहम
हो जाती है या एटलीस्ट 5000 दिरहम भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अफोर्डेबल हो जाते हैं, मतलब जो दुबई के अंदर जो चीज़ें हैं उनको अफोर्ड करने के काबिल हो जाते हैं। अदरवाइज जो लाइफ रहती है वो थोड़ी मिजरेबल रहती है और आपको शेयरिंग पे रहना पड़ता है, आपको शेयरिंग में कुक करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको हासिल करनी पड़ जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जब मैं वहाँ था, तो मुझे ऐसा मुझे जब मैंने अपने लिए एक असेसमेंट किया तब मुझे फील हुआ कि भाई यहाँ पर यानी यूएई में जो सैलरीज हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन या जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एक और जो रीज़न है वो है कि सैलरीज का टाइम पर ना मिलना, ये एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मैं कहूँगा कि टाइम होता है जब आपने पूरा मंथ आपने काम किया और आपकी जो सैलरी है वो टाइम पर नहीं आती। गाइस मैंने तो अपने दौर में एटलीस्ट मतलब जब मैं काम करता था मेरी सैलरीज तकरीबन 3-3 महीने तक रोकी गई थी, मतलब मेरी ही नहीं जितने भी लोग काम करते थे। तो 3 मंथ्स और 4 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग टाइम अगर आप किसी को उसकी सैलरी नहीं देते हैं। तो एक सैलरीज का कम होना, इन्फ्लेशन का हाई होना और साथ ही में सैलरीज टाइम पर ना मिलना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान शायद अफोर्ड नहीं कर पाता है और वो सोचता है कि भाई अब यहाँ से निकलना ही मुनासिब रहेगा। लेकिन अगेन गाइज ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव है, हो सकता है मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ ये प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन जो बाकी दूसरी कंपनी हो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं चल रही हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है गाइज जो कि आपको अक्सर सुनने में मिल जाती है जब भी आप मिडिल ईस्ट का नाम लेते हैं और जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो अक्सर सैलरी ना आने की शिकायत करते हुए मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी बियरेबल नहीं हो पाती एक इंसान के लिए। तो ये भी एक मेरा जो मतलब वेस्ट की तरफ मूव करने का जो एक प्लान था वो उसमें के पीछे वन ऑफ दी जो मेजर रीजन था वो सैलरी भी रहा है गाइस। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक यूके की बात अभी तक नहीं की है, तो गाइस ये दुबई वर्सेस यूके वीडियो नहीं है, मैं यूके की बात दूसरी वीडियो में करूंगा। ऐसा नहीं है कि यूके जो है उसमें कोई भी कॉन नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर कंट्री में कोई ना कोई कॉन्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको वो कॉन्स के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा गाइज अपने फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है ट्रैवलिंग। गाइज ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है दुबई के बारे में। मतलब अगर आप अपनी किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से आ रहे हैं, आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आप दुबई में रहते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक आप 2.5 आवर्स से लेके 3.5 या 4 मैक्सिमम 4 आवर्स तक की जर्नी होती है। और मतलब कि ये इतना है कि मैं मतलब अपने घर से, जहाँ मेरा घर है इंडिया में, वहां से दिल्ली का जो सफर है उतना ही है जितना दुबई से दिल्ली तक का है। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब दुबई के जो मतलब लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस करती है। और यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो इंसान को बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये फैसला लिया क्योंकि मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता था कि भाई ठीक है, वैसे भी मुझे साल में एक बार ही इंडिया जाना होता है, तो मैंने सोचा मैं चाहे 3 घंटे स्पेंड करके चला जाऊं या 8 घंटे स्पेंड करके चला जाऊं, मैं उस चीज को मैनेज कर सकता हूं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा लोग जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पर इंडिया जाते हैं, तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि यूएई जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है कि भाई आपका दिल किया। बहुत सारे लोग तो इवन मैंने ये भी देखा है कि फ्राइडे की शाम में जाते हैं एंड देन मंडे में की सुबह में वापस आ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो उनके लिए ये एक जो यूएई है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी जगह बन जाता है। मैंने यहाँ पर अपना एक कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन को चूज किया, मैंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज करूंगा और बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं उसकी तरफ मैं जाऊं। मैं यूके मूव करने का जब मैंने ट्राई कर रहा था, तो मैंने अपनी जो मेरी फील्ड है उसके लिए मैंने रिसर्च की थी। मुझे मुझे देखना था कि भाई
कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग है उसकी शॉर्टेज है, कहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है सिविल इंजीनियरिंग की। तो देन आई केम अक्रॉस ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट ऑफ यूके, आई थिंक 2020 या 2021 थी। उसमें कोड था, कोड नंबर 2121, वहाँ पर लिखा था कि भाई सिविल इंजीनियर्स की हाई डिमांड है इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, और इवन वहाँ पर आवरली रेट्स भी मेंशन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। देन आई मेड माई डिसीजन कि भाई वहाँ पर जाया जाए जहाँ पर आपकी डिमांड है, आपके लिए आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए शॉर्टेज है। तो क्यों ना उस जगह पर मूव किया जाए बनिस्बत उसके जहाँ पर आपके लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। सो आई फेल्ट कि दुबई में सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, तो मैंने उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने यूके मूव हुआ। गाइस, मैं यही आपको वीडियो के शुरू में बता रहा था कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपके आपके जो वर्किंग एरिया है, जो जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस इंडस्ट्री का माहौल किस कंट्री में ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज, ये सारे जो पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसने मुझे पुश किया यूके आने के लिए। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना और भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि भाई और क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं और किस तरीके से मैं आज इस जो मतलब स्टेज है उसको एक्वायर कर पाया हूं, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द आंसर करने का। तो ये थी गाइज मेरी एक शॉर्ट वीडियो आपको बताने की कि व्हाई आई मूव फ्रॉम यूएई टू यूके। थैंक यू गाइज, बने रहिए ट्रेवलर्स लेंस के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज।